आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर की वीडियो दे रहे हैं। लाइव क्लास यहाँ से जारी कर रहे हैं श्री अमरनाथ इंटर कॉलेज गोविंदपुर गाजीपुर से। जैसा कि आप जानते हैं 100 अंक का पेपर होता है, जिसमें से 30 अंक प्रैक्टिकल के आप दे चुके हैं और 70 अंक का भी आपको करने हैं। 70 अंक तीन भागों में डिवाइड है। पहला भाग होगा 20 अंकों का, जो मार्कशीट पर आपको भरना है। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे एक एक नंबर के। फिर इसके बाद खंड ख होगा, जिसमें 4-4 अंकों के प्रश्न होंगे, 2+2 करके देगा। और इसके बाद जो अंक होगा वह 6 अंकों का होगा, लास्ट वाला खंड। तो इस तरह से आपको प्रश्न करने होंगे। तो उसी तरह से जैसे पेपर आता है सेम टू सेम बनाया गया है। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लीजिए, आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल जीरो आप क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे। सबसे बड़ी चालाकी है कि सारे क्वेश्चनों को आपको टेकअप करना है। ये अगर एग्जामिनर आपको पास करना चाहता है और आप क्वेश्चनों को टेकअप नहीं किए हैं, किस पर नंबर देगा? सभी लोग कोई जाता है जांचने के लिए, हम लोग भी कापी जांचने के लिए जाते हैं, तो किसी को फेल थोड़े ना करना चाहते हैं। लेकिन अब लिखा ही नहीं है तो आखिर नंबर किस पर देंगे? इस पर भी तो ऊपर पूछताछ होती है। अब कुछ टाइम से 19-20 करके अपना उसमें मिला जुला करके लिखिए, हेडिंग वेडिंग दे करके कुछ तो लिखिए। सारे क्वेश्चनों को कुछ ना कुछ लिखते जाइए। ये नियम है कि अगर लड़का कुछ भी किया है तो जीरो नहीं देना है, भले ही गलत लिखा है। कुछ ना कुछ अंक आपको मिलेंगे। 4 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आप क्रॉस कर जाए, कुछ प्रैक्टिकल मिल जाएगा। तो लिखने सीखिए, जब सुनेंगे तभी लिख पाएंगे, क्योंकि आपके पास पढ़ते हैं तो याद होता नहीं है। सुन लेने पर और देख लेने पर, या दृश्य सब श्रव्य है ना, देखने पर भी और सुनने पर भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। एक बार सुन लीजिए। कहा जाता है कि कोई चीज अगर नहीं याद होता है उसको 100 बार रटिए, उसके बाद भी नहीं याद होता है तो 10 बार लिख लीजिए, उसके बाद भी नहीं आता है तो समर्थ गुरु से मात्र एक बार सुन लीजिए। ये तैयार हो जाती हैं। सुनने का प्रयास कीजिए आप लोग। ये भी निःशुल्क मिल रहा है। पेड क्लासेस तो हम लोग दूसरी वीडियो में देते हैं, लेकिन इस समय निःशुल्क चल रहा है। आप लोग देखिए और इसका अध्ययन कीजिए। तो देख रहे हैं यूपी बोर्ड्स, ये नया पेपर आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए सामाजिक विज्ञान का। देख करके अवश्य जाइए और अच्छा से अच्छा स्कोर करके आइए। समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, जिसमें आपके पास 15 मिनट पढ़ने के लिए होगा और 3 घंटा करने के लिए। एक बार जरूर पढ़िए। बच्चे क्या करते हैं कि लिखने में लग जाते हैं। अगर एक बार पढ़ लेंगे तो उस पर पढ़ते पढ़ते आपका कुछ ना कुछ दिमाग उसमें हो जाएगा, तभी से बीज पड़ जाएगा दिमाग में। और धीरे 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 कुछ लिखने के लिए, जैसे वो पेपर आएगा नया नहीं रहेगा आपके लिए, इसलिए 15 मिनट पढ़ा जाता है उसको। पढ़ने से पहले एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए। हमको क्या करना है, कवर हो जाएगा। आगे देखेंगे। तो कह रहे हैं कि निर्देश प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न क्या है? सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। दूसरा कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, अ और एक ब, और खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आपको OMR में देने होंगे। खंड ख अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़ करके केवल प्रदत्त OMR उत्तर पुस्तिका पर ही इसका उत्तर देना है, ठीक ना। जो खंड अ में होगा उसका केवल OMR पर आपको उत्तर देना है। और कह रहे कि ओमार में आप जब उसका गोला रंग रहे हैं ना, उत्तर देने के पश्चात उसे न तो काटे न इरेजर करें। अगर गलती से दूसरा ही अगर विकल्प रंग दिया गया तो फिर उसको काटा काटी मत करिए, क्योंकि अगर काट देंगे, उसको पत्ती से मिटा देंगे तो पता चलेगा कि उस पर आपका मूल्यांकन नहीं होगा, पूरा आपका 20 का 20 चला जाएगा। तो अगर गलत से रंगा गया तो 1 नंबर का नुकसान होगा, फिर अगले बार उसको आगे से सुधार लीजिए। फिर कह रहा है कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए, सामने लिखा गया कि 2 नंबर का है, कि 3 नंबर का है, कि आधा नंबर का है, कि 1 नंबर का है। खंड ब में 50 के वर्णनात्मक प्रश्न हो गए। वर्णनात्मक मतलब जिसका वर्णन करना होता है, लिखना पड़ता है। इस खंड वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होंगे। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। कह रहा है कि 2 ठे नक्शा आपको भरना पड़ता है, 5 नंबर का भूगोल से और 5 नंबर का इतिहास से। तो दोनों में से भरना पड़ता है, तो 5 नंबर का वो आएगा। और इसके अतिरिक्त शेष जो होंगे वो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, लिखने पड़ते हैं। आगे देखेंगे। कह रहा है कि खंड ब सभी प्रश्नों को का उत्तर एक ही साथ करते जाए, तो घर से करते जाइए। नहीं आता है तो भी कुछ लिखते जाइए। सीरियल से लिखेंगे तो एग्जामिनर को इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। और अगर 19-20 भी करते हैं तो कुछ ना कुछ देता हुआ भागता चला जाता है।
प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय नष्ट मत कीजिए। दिए गए को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न कर रहे हैं। दिया गया क्या दिया गया है? दिया गया जो आपके पास नक्शा दिया जाता है, 2 नक्शा रहेगा भारत का, बना बनाया, और उस पर चिन्ह संकेत अभी बताएंगे कि कैसे भरा जाता है। तो दिए गए जो नक्शा है आपके पास, जो नक्शा है उस नक्शा पुस्तिका के साथ, मूल पुस्तिका जो होती है ना आपकी कॉपी लिखने वाली, उसी के साथ धागा से 2 जगह बढ़िया से बांध दीजिए। आगे दे रहा है कि दृष्टि बाधित, ये दृष्टि बाधित है, कह रहा है कि ये दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के साथ अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि उसका एक सहायक बैठा रहता है जिसके आंख से दिखाई नहीं देता है, और सहायक जो रहता है ना, तो ये मुंह से बताएगा विकल्प और उसको भर देगा, ठीक ना। तो तैयार किया रहता है, उससे कोई मतलब है नहीं आप लोगों को। ठीक, आपका खंड अ यहाँ से क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। खंड अ शुरू हो गया, बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ से देखते जाइए। तो पहले 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी वाला कर लीजिए। इसको देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1779 में, 1789 में, 1780 में कि 1799 में? तो बताइए, पहला विकल्प आपके सामने है, पहला ही चैप्टर है कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, बताइए। तो 1789 में हुई थी, इसलिए पहला का विकल्प भी सही हो जाएगा। आप में विकल्प इधर का उधर भी कर सकता है, लेकिन उसमें देखे रहेंगे कि कब है तो आराम से लगा लेंगे। दूसरा दिया है कि नेपोलियन संबंधित था फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, या इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन किससे संबंधित था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ये संबंधित था फ्रांस से, तो विकल्प संख्या ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की या जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 1919, अथवा 10 अप्रैल 1919 की 13 अप्रैल 1919 की 25 अप्रैल 1919। तो आप जानते हैं 13 याद रखिए, क्योंकि सब 1919 दिया है। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली का आदेश कर दिया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग उसमें भी आता है, नक्शा में भी भरने के लिए आता है। चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ था वह भी आता है। तो इन सब चीजों को याद रखिए। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे देखेंगे, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, या अवनींद्र नाथ टैगोर? तो आप जानते हैं कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी पूछ दे कि जो राष्ट्रगान है उसके लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखेंगे, इस विकल्प चौथा का ए सही हो जाएगा। आगे आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। पांचवा कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको संक्षिप्त में IMF कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1940 में, वर्ष 1942 में कि वर्ष 1945 में कि वर्ष 1944 में? तो द्वितीय युद्ध के समाप्ति के बाद विश्व में बड़ा चहल पहल मच गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, और यह 1945 में हुआ। इसका गठन कब हुआ? 1945 कर देंगे, यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प संख्या 1945 वाला सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? अब संघ राज्य क्षेत्र, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, तो आप जानते थे कि पहले कितने थे? 7। अब कितने हो गए हैं? जम्मू कश्मीर जो राज्य है वह उसको लेकर के 29 हुआ करते थे। अब वह 2 भागों में टूट गया, तो लद्दाख हो गया और जम्मू का कश्मीर अलग हो गया। उसको लेकर के इसकी संख्या कितनी हो गई? और फिर इधर आकर के जो अंडमान, ये वाला क्या नाम है, ये तो गुजरात के नीचे 2 थे, ये बदल करके और दोनों एक में जुड़ गए हैं। तो इसलिए 9 होकर के इनकी संख्या कितनी है? 8 है।
सातवां देखेंगे, संघीय शासन प्रणाली में का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच, कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, कि विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच। तो आप जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य में संघीय शासन प्रणाली शक्तियों का विभाजन होता है। पहला विकल्प सही है। वियना की संधि कब हुई थी? 1814 में, कि 1815 में, कि 1864 में, 1816 कर दीजिए, 1816 में हुई थी कि 1817 में हुई थी? तो बताइए वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि 1815 में हुई थी, इसलिए विकल्प संख्या बी सही हो जाए। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो विकल्प दे रहा है 1980, 1990, 1992 कि 2004। कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी, इसलिए विकल्प संख्या बी सही हो गया था। जिसमें क्या हो गया था, केंद्रीय शक्तियों को धरातलीय स्तर पर या स्थानीय निकायों द्वारा उसको विभाजित करके और इनको पावर दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से योजना बनाइए और मांग कीजिए और आपको पैसा दिया जाएगा। पंचायती स्तर पर इसका विभाजन कर दिया गया केंद्रीय शक्तियों। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? और बता रहा है, 4 को विकल्प दे दिया है। पर है कि क्षेत्रीय असंतुलन है, कि सामाजिक तनाव व हिंसा की समस्या है, कि दल बदल समस्याएं हैं, कि ये सभी हैं? तो आप देख रहे हैं कि ये सभी है। क्षेत्रीय असंतुलन भी है, यह भी भारतीय लोकतंत्र के सामने एक समस्या है। सामाजिक तनाव और हिंसा भी है लोगों में, और इसके बाद दल बदल, रोज इस पार्टी का भाजपा से सपा में, सपा से भाजपा में, भाजपा से बसपा में लोग आते जाते रहते हैं। तो जो कानून बनाने वाले इस तरह के करेंगे लाभ के लिए, तो फिर क्या होगा स्थिति? तो लोकतंत्र के सामने ये सभी परेशानियां हैं, इसलिए विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, प्रवाह युक्त है, जैव है, या अनवीकरणीय योग्य है? तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा, मन करेगा तो 3 से 4 नंबर में वो पूछ लेता है कि 4 नवीकरणीय संसाधनों का नाम बताइए, और चाहे 4 और नवीकरणीय संसाधनों का नाम बताइए। तो पहले जान लीजिए कि नवीकरणीय क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनको हम नया नया प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पवन है, तो पवन को हमेशा हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा है, यह भी नवीकरणीय है, हमेशा हमेशा इसको मिलेगा, खत्म तो होने वाला है नहीं। इसके अतिरिक्त क्या है, भूमि जो है यह भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आती है। तो इस तरह से जो जल ऊर्जा है वह भी क्या है, हमेशा हमेशा मिलेगी, क्योंकि पृथ्वी पर 70 से 71% क्या है, जल ही है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। अब उसी को पूछ देगा कि अनवीकरणीय या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बता दीजिए, जिसको नया नहीं किया जा सकता है। अच्छा, उलाट के बोल देगा कि परंपरागत, जो परंपराओं से चलता आ रहा है, उस ऊर्जा स्रोत का नाम बता दीजिए 4 को। तो आप क्या बताएंगे, उसमें बता देंगे कि कोयला प्राचीन जमाने से आ रहा है, कर रहे हैं, और उसके भंडार सीमित है, कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे, तो वह क्या हो जाएगा, परंपरागत हो जाएगा, चाहे अनवीकरणीय हो जाएगा, एक ही बात है। फिर पूछ देगा कि 4 बताना है ना, तो एक हो गया कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम पदार्थ, जैव ईंधन हो गया प्राकृतिक गैस, ठीक ना, ये सब क्या है, उसी से बनते हैं। और तो जिनके भंडार सीमित है, जितने भी अयस्क हैं, ठीक ना, या जो भी ये पदार्थ निकालते हैं, लौह अयस्क है, फिर बॉक्साइड है, एल्युमिनियम का अयस्क, ये क्या किए जाते हैं, इनके भंडार सीमित हैं और इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो इसका विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा कि लौह अयस्क एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जो भंडार है, अगर उसको खाली कर देंगे तो फिर उसको बनने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, या राजस्थान में? कहाँ पाई जाती है? तो बहुतायत में यह कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात साइड में यह काफी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र वाला विकल्प आपका 12 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फली मतलब जिसके फली जैसे फरता है, ठीक ना, जिसमें दाल होती है। तो दालें हैं, ज्वार है, मोटे अनाज हैं, चावल है। तो मोटे अनाज में ज्वार बाजरा आता है, तो यह है नहीं, चावल है नहीं, ज्वार है नहीं,
और ये दालें, तो दालें क्या हैं? फलीदार होते हैं। जैसे अरहर की देखे होंगे फली फलती है, मटर की फलती है ना। तो ये फलीदार जितने भी हैं ये सभी दालें फलीदार फसल में आती हैं। तो विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। आगे आप देख रहे हैं 14वां आपके पास पूछ रहा है कि मोनोजाइट, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट जो कर्नाटक वगैरह के रेत में पाया जाता है, कर्नाटक क्षेत्र में, उसमें थोरियम है कि खनिज तेल है कि यूरेनियम है कि कोयला है। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उसमें थोरियम नामक खनिज पाया जाता है मोनोजाइट्स के रेत में। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? इसमें दो तरह का होता है। अगर देश के अंदर ही किसी भी, जैसे भारत का है, अगर ये उत्तर प्रदेश का है, अगर मान लीजिए राजस्थान के साथ व्यापार हो रहा है, चाहे आंध्र प्रदेश है चाहे किसी, तो अगर किसी देश के भीतर एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार करता है तो उसको आंतरिक व्यापार कहते हैं, ठीक ना। और अगर वही पूरा देशवे भारत अगर पाकिस्तान से व्यापार करने लगे, चीन से व्यापार करने लगे, तो जब दो से अधिक देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो कह रहा है कि जब दो से अधिक देश व्यापार करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो इसका विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। आंतरिक व्यापार कब होगा? जब एक देश के अंदर ही आपस में व्यापार होता है तो उसको घरेलू या आंतरिक व्यापार के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे 16वां कह रहा है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, या लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति पर? तो सब पर निर्धारित होता है। औसत साक्षरता दर पर भी जहां पर ज्यादा विकास हुआ है वहां साक्षरता दर अधिक पाई जाएगी। प्रति व्यक्ति आय है तो प्रति व्यक्ति आय भी अधिक पाई जाती है। लोगों का स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छा होगी, अच्छा से इलाज वगैरह कराएंगे, तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 17वां दे रहा है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? अब किसके आधार पर कह रहे हैं? मानव विकास सूचकांक के आधार पर। तो कह रहे कि बांग्लादेश की अच्छी है भारत से, कि श्रीलंका की है, और कि नेपाल की है, कि पाकिस्तान की है? तो श्रीलंका की स्थिति जो है मानव विकास के आधार पर यह इसकी श्रेष्ठ है इस भारत से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया है, ये कंपटीशन में भी मानव सूचकांक वाला पूछता है। आगे देखिए, कह रहे कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, या उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि टाटा है, बिरला है, ये लोग, अंबानी हैं, ये लोग अपना एक कारखाना बैठाते हैं, मिल कारखाना बनाते हैं। तो इस तरह के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं इसको क्या कहते हैं? निजी क्षेत्र कहते हैं। और जो सरकार चलाती है उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में बंटवारा किसके आधार पर होता है? कहते हैं कि रोजगार की शर्त के आधार पर, कि आर्थिक गतिविधि के आधार पर, तो उनके उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, या उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर। तो भाई श्रमिक तो सब में होते हैं, तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर कि उसका स्वामी कौन है। स्वामित्व का मतलब क्या हुआ? स्वामित्व माने स्वामी, सरकार उसका स्वामित्व है सरकार के पास कि किसी व्यक्ति के पास, तो उसके आधार पर हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। 19वां दे रहा है कि स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, या गैर सरकारी संस्था द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वयं सहायता समूह जो गांव में गरीब तबके के लोग होते हैं, वे महिलाएं एक समूह बना करके और जा करके बैंक में खाता खुलवाती हैं और थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करती है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है। और सरकार भी जब देखती है कि कुछ ये संगठन काम कर रहा है, सरकार भी उसमें कुछ मदद देती है, सहयोग राशि देती है। तो इसका निर्णय कौन लेता है? इसके अधिकांश निर्णय इनके सदस्यों द्वारा लिया जाता है। तो बी वाला विकल्प सही है। 20वां कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र का गतिविधि है? तो अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया जहां आ जाएगा धरती से संबंधित, चाहे वो मछली मारने का काम हो, या फिर खेती करने का काम हो, वृक्षारोपण हो, पशुपालन हो, सब कृषि संबंधित जो कुछ भी रहेगा वह किस में जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा। ठीक है।
और इसके अतिरिक्त जितने भी उद्योग धंधा है द्वितीयक में जाता है, और जितनी भी सेवाएं होती हैं ना, चाहे नौकरी कर रहे हैं आप, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो जितनी भी सेवा होती है तृतीयक क्षेत्र में जाता है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक प्रक्रिया, तो प्राथमिक क्षेत्र किसमें जाता है, कृषि से संबंधित। कृषि, वानिकी, प्राथमिक कुछ भी दे सकता है, तो आप ख्याल करेंगे। इस तरह का जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको देखने के लिए हम ऑलरेडी 140 और 200 दो वीडियो पड़ी हुई हैं, उसको आप एक बार देख लेंगे सरसरी निगाह से, तो सारे क्वेश्चन उसी में फंस जाएंगे, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से 18-19 हमेशा फंसा है, अभी फंसेगा, घुमा फिरा करके इसी में से प्रश्न पूछता है। आगे देखेंगे। अब हम लोग करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें से शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये आपके पास अंक दिए गए हैं 2, 2, 4। अब ये 4-4 नंबर के शुरू हो रहे हैं, फिर आगे चल करके 6-6 नंबर के क्वेश्चन शुरू। तो यहाँ दाग देंगे। अब यहाँ से अपनी कॉपी लेंगे और कॉपी पर लिखेंगे खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न 1, और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 दाग करके और यहाँ पर शुरू कर देंगे। ठीक है। अब इसमें 2-2 चीजें आपको मिलेगी, 2 प्रश्न मिलेगा, अथवा बीच में दिया रहेगा। तो ऊपर वाले को करना है आपको, नहीं ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला आता है, तो इसी को करना है। कोई एक ही करना है बीच में, अभी नजर दोनों को करने में समय वेस्ट मत कीजिए। पहला दे रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। अब जान ही रहे हैं कि जब युद्ध हो जाएगी तो देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है वो तो कमजोर हो ही जाएगी। तो उसके कह रहा है कि उसके पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, 2 कारण आपको लिखना है, पहला लिखना है और 2 लिखना है। ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहला कारण था कि पश्चात होने वाली महामंदी के कारण उत्पादन में वृद्धि। व्यक्ति क्या कर रहे थे, अमेरिका चाहे जो भी है, उत्पादन में वृद्धि के कारण, उत्पादन में वृद्धि के कारण क्या हो गया था, वस्तु के मूल्य, वस्तु के मूल्य में आधा हो गई थी, मतलब 50% की कमी हो गई थी, 50% की कमी हो गई थी। देख तो गड़बड़ी ये हो गया, जिससे उत्पादक जो भी थे अपना बाजार मूल्य, जब ज्यादा कोई चीज उत्पन्न होने लगेगा तो खरीदने वाले नहीं रहेंगे तो मूल्य गिर जाएगी। तो 50 उत्पादन बढ़ गया था और वस्तु को कोई खरीदने वाला नहीं था, तो जो 50 रुपये में बिकती थी वो 25 रुपये में बिकने लगी। तो इस प्रकार से इनको घाटा जाने लगा। तो एक तो ये कारण हुआ महामंदी के, ये कारण ये हो गया। दूसरा चीज, लोगों का जीवन स्तर, जो जीवन स्तर था, जीवन स्तर, जो जीवन स्तर था उसमें क्या हुआ, उसमें जो था जीवन स्तर में गिरावट आई, जीवन स्तर में गिरावट आ गई, जीवन का जो औसत आय है वो कम हो गई, लोगों का फिर जीवन यापन करना कठिन होने लगा, शिक्षा की परेशानी होने लगी, कई देश खाने बिना भुखमरी के कगार पर चले गए। तो ये महामंदी के परिणाम थे। तो दो कोई भी कारण बना करके लिख सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो नीचे वाला लिखेंगे कि 1928 से लेकर के 1934 के मध्य होने वाले महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो 1928 से शुरू हो गया था, लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा कि कब हुई थी महामंदी तो 1929 लिखा जाता है। तो कह रहे कि 1928 से लेकर 1934 के बीच महामंदी हुई थी। अब भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत में भी वही हो गया जो वहां पर था। तो वही चीज इसमें भी लिखना है कि उत्पादन में तो वृद्धि हुई लेकिन वस्तुओं की कीमत गिर गई, जिससे उत्पादकों को काफी हानि उठाना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ विषमता क्या थी, जिनको जो नौकरी करते थे, जो शहर में रहते थे और नौकरी किया करते थे, तो जो सेवा में लगे हुए थे उनके आय पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनको तो वेतन मिल ही जाता था और सामान सस्ते दाम पर मिल जाता था, तो उनके में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो उत्पादन से संबंधित किसान वगैरह थे या उद्योगों से संबंधित थे तो सारे दाम गिर गए। अभी देख रहे थे जो कोरोना लगा था, वस्तुओं के मूल्य की स्थिति क्या हो गई, वही स्थिति पैदा हो गई थी। दूसरा कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी, पहला में से किया तो इसको करेंगे या तो इसको करेंगे। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन के कारण सहित पुष्टि कीजिए। सत्ता की साझेदारी क्या है,
तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि वह लोगों को आपस में, कहा जाता है कि लोकतंत्र क्या है, तो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चयनित व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला शासन क्या है, लोकतंत्र कहलाता है। क्योंकि हम ही लोग चुनते हैं और हम ही लोगों में से चुने जाते हैं और फिर हमारे लिए ही वे शासन करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, लोगों का तंत्र। तो कह रहा है कि इसकी सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी से मतलब है कि उस सत्ता जो है, सरकार जो है, उसमें सबकी भूमिका होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो और चाहे अमीर हो। तो इसमें सभी लोगों को अगर उसमें प्रतिभाग करेंगे, सभी विधायक बन करके जाएंगे गरीब अमीर, और सभी लोगों की उसमें भूमिका रहेगी, तो फिर जनता के लिए, चूंकि फिर 5 वर्ष में आना पड़ता है वोट मांगने के लिए, क्योंकि 5 ही वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो उसमें सत्ता की साझेदारी अगर रहेगी तो सभी लोगों को क्या होगा, सभी लोगों का जो हक है वो मिलेगा। तो यह आत्मा है, इस पर स्पष्ट लिखना है। तो हेडिंग बना करके 3-4 ठे लिख देंगे कि सत्ता की साझेदारी के लोकतंत्र की क्या है, एक तरह की आत्मा है। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें आप लिख देंगे कि यह पुष्टि करना है, तो इसमें लिखेंगे इसका नैतिक कारण दे देंगे। क्या दे देंगे, पहला आप दे देंगे कि इसका नैतिक कारण क्या है, तो भला लिख देंगे नैतिक कारण। नैतिक कारण, नैतिक का मतलब होता है कि नैतिक नीति के अनुसार, नियम के अनुसार, सबसे अमीर हो चाहे सबसे गरीब हो, सबको समान हिस्सा मिले और सबको जो हक है वह मिला जाए, और जिसके लिए जो आवश्यकता है उसके लिए कानून बना करके उसकी पुष्टि की जाए। दूसरा कह रहा है कि दूसरा कारण क्या हो सकता है, क्यों यह आत्मा कही गई है, तो इसमें सभी लोगों को समान महत्व दिया जाता है और सभी लोगों को बराबर हक दिया जाता है। तो इसके लिए क्या कहलाता है, यह मुक्ति परक। दूसरा हेडिंग दे सकते हैं, मुक्ति परक कारण हो सकते हैं, ठीक ना। अर्थात मुक्तिदायक, गरीबी से लोगों को मुक्ति मिलती है, अशिक्षा से मुक्ति मिलती है, बेरोजगार से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से यह लोकतंत्र क्या है, मुक्ति परक साधन उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। बस इतना लिख दीजिए। अगर ये नहीं आता है तो अथवा भाग लिखिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। तो पहला हेडिंग दे देंगे कि राज जाति में राजनीति, पहला क्या दे देंगे, जाति में राजनीति, राजनीति हो गया, पहला हेडिंग हो जाएगा, इस पर बना के लिखेंगे। और दूसरा लिखेंगे कि राजनीति में जाति, राजनीति में क्या आ गई है, राजनीति में जाति। और एक पर बस 4-4 लाइन 3-3 लाइन लिखते जाएंगे और बस 2-2 नंबर मिलता चला जाएगा। पॉइंट बना करके लिखेंगे जितना पूछ रहा है। कह रहे कि एक लिखेंगे तो 2 नंबर और दूसरा का लिख देंगे तो फिर 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, इसका हेडिंग बना करके इसमें लिखेंगे आप कि आज हमारे लोकतंत्र में धर्म पर आधारित और जाति पर आधारित राजनीति हो गई है। अभी देख लीजिए कि अभी मुलायम सिंह वाली पार्टी यादव उसको वोट करेंगे, अभी जय सुहेलदेव वाली पार्टी इसमें क्या करेंगे, राजभर जय सुहेलदेव को करेंगे। वो काम करता है कि नहीं करता है इससे कोई मतलब नहीं है। भाजपा वाले जितने लोग हैं भाजपा वाले वोट करेंगे। तो कह रहे कि सभी लोग जाति पात की राजनीति हो गई है, ठीक ना। और इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि पक्षपात होने लगती है, हर जगह न्याय नहीं मिल पाती है, तो यह परेशानी होती है, यह इसकी कमियां हैं। राजनीति में जाति, अब राजनीति का मतलब हो कि जितना भी नेतागिरी है उसमें हर बात में राजनीति में जाति का भूमिका है। अगर कोई मान लीजिए कि थाना पुलिस ही किसी का हो जाता है तो जाति देख करके अगर वहां पर इंस्पेक्टर क्या है, अगर वह राय है तो राय की मदद करेगा, यादव है तो यादव की मदद करने लगता है। तो इसी तरह से गांव में लोग आते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई हम बिरादरी की बात है हमको वोट दीजिए। तो राजनीति में भी आज जाति जोड़ी जा रही है, जहाँ जिसका बाहुल्य है वो उसकी सरकार बन रही है। तो इस तरह से जाति में राजनीति और राजनीति में जाति छिपी हुई है, तो दोनों को क्या करेंगे, टिप्पणी कर देंगे, बस काम फिट हो जाएगा। आगे देखें, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके लिए कोई 2 कारण लिखिए। तो 2 कारण लिख देना है, ये भी 2-2 नंबर का है। तो एक कारण लिखेंगे तो 2 नंबर और दूसरा कारण लिख देंगे तो फिर 2 नंबर मिल जाएगा।
अब हेडिंग बनाएंगे इसका कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। पहला लिखेंगे उद्योगों के संचालन हेतु उद्योग चलाने के लिए। दूसरा है वाहन का मतलब होता है जितने भी आपके वाहन चल रहे हैं, तो वाहन एवं परिवहन भी लिख सकते हैं इसको, एवं परिवहन में इसकी भूमिका, ठीक ना, या परिवहन हेतु लिख देंगे। तब उद्योगों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई या तो मिल फैक्ट्री चला रहे हैं तो या तो जल विद्युत चाहिए, वो भी ऊर्जा का स्रोत है, या पेट्रोलियम पदार्थ डीजल वगैरह डाल करके चलाएंगे मिल कारखाना, या फिर कोयला से झोंक करके और बिजली उत्पन्न करेंगे, ठीक ना। तो कह रहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्योगों के संचालन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बिना इसका किसी भी तरह का संसाधन चलाना संभव नहीं है। इसी तरह से जो वाहन हम चलाते हैं या परिवहन जो होता है जिससे हम आते जाते हैं या सामान ढोते हैं, ले जाते हैं, ले आते हैं, तो हर चीज हमारे यहाँ पैदा नहीं होता। किसी के पास अनाज पैदा हो रहा है तो उसको कल कारखाना से सामान मंगाना पड़ता है, और किसी के पास कल कारखाना में काम कर रहा है तो उसको अनाज चाहिए, लेन देन होता है। कैसे जाएगा? वो वाहनों से जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? वाहन से ले जाने ढोने वाने को, इसको परिवहन कहते हैं या यातायात कह सकते हैं। तो कह रहे कि इसमें भी पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उद्योगों के संचालन में तथा वाहनों के परिवहन में हर क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा का आज संसार चलायमान नहीं होगा। तो औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे परिवहन क्षेत्र हो, यह पूरा क्या है? पूरे समाज की और विकास की यह जड़ है। इसलिए हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत महत्वपूर्ण आधारभूत या क्या लिख सकते हैं? आधारभूत तत्व के रूप में उभर करके आया है। तो इसको लिख देंगे। अगर ये नहीं आता है तो अथवा वाला लिखेंगे कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। इसके दो कारण लिखना है। तो परिवहन, तो जितने भी हमारे यहाँ व्यापार होता है, व्यापार के क्षेत्र में लिख दीजिए, व्यापार के क्षेत्र में महत्व लिख देंगे। पहला हेडिंग हो गया। दूसरा कहें कि दो दिया है तो दोनों में जब नहीं लिखेंगे हेडिंग डाल करके ना तो कुछ नहीं मिलेगा। तो दूसरा कह रहे कि संचार के साधन के रूप में, संचार के क्षेत्र में, ये पॉइंट पर ही नंबर मिलता है। थोड़ा थोड़ा इसमें बढ़ा के लिख दीजिए। कह रहे कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, ठीक ना। जीवन रेखा माने जीवन को चलाने के लिए। तो व्यापार के बिना कहा जाता है कि व्यापार है बसती लक्ष्य में। व्यापार अगर लेन देन कर रहे हैं, बेच रहे हैं ना, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो कह रहा है कि व्यापार के क्षेत्र में परिवहन, क्योंकि परिवहन के बिना अगर उसको ढो के सामान को ले ही नहीं जाएंगे तो बिकेगा कैसे। तो कह रहे हैं कि सामान को बेचने के लिए, चाहे जिसको निर्यात कहते हैं, और सामान को मंगाने के लिए जिसको हम आयात कहते हैं, तो आयात निर्यात में आवश्यक है व्यापार। व्यापार तभी होगा जब क्या करेगा? परिवहन ढोने के साधन हो। और उसके बाद संवाद स्थापित करना पड़ता है। जैसे पूछ रहे हैं कि अरे भाई बोलिए गेहूं का रेट बनारस में क्या रेट का है, और फिर आप पता कर लिए मऊ में, तो जहां महंगा मिलेगा वहां बेच देंगे। तो इस तरह से व्यापार के क्षेत्र में किसका? परिवहन का भी महत्व है। और संचार में समाचार करेंगे तभी ना। तो संचार के क्षेत्र में देखते हैं कि आप आज मोबाइल का साधन है, पता कर लेता है आदमी की मंडी में क्या स्थिति है। तो इस तरह से संचार और परिवहन दोनों क्या है? किसी देश की जीवन रेखा बन गए हैं। आज मोबाइल किसी से छीन लीजिए, 4 दिन पता चलेगा कि उसको लगेगा कुछ भूल गया है। इतना मोबाइल मैंने संचार जो हमारा कम्युनिकेशन है वह इस पर और परिवहनों पर इतना आधारित है। जैसे किसी का मोटरसाइकिल ले लीजिए और कह दीजिए कि तुमको पैदल जाना है तो जाते रह जाएगा। ये जीवन रेखा के मुख्य आधार बन गए हैं। तो बना करके लिख देंगे। चौथा आपके पास है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती है। किन्हीं दो कारणों का इसमें भी उल्लेख करना है। ये भी दो नंबर का है। एक लिखेंगे तो 2 नंबर, और फिर दूसरा लिखेंगे तो भी 2 नंबर मिल जाएगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले क्या कहलाती हैं? कहीं कहीं पूछ देता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं और वो किस तरह से अपना, कई देशों में किस तरह से अपनी व्यवस्था संचालित करती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे होती हैं जो बहुत तरह के उत्पाद उत्पन्न करती हैं, बहुत से देशों में अपना काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कि फोर्ड एक कंपनी थी अमेरिका की, और वह क्या करती थी? ट्रैक्टर बनाती थी। तो वो अपना आ करके भारत में भी निवेश करती थी। अब यहीं पर बनाएगी और फिर क्या करती है?
कोड नाम से अपना वितरण कर रही है। तो क्या करती है कि वह धीरे धीरे वहां के कच्चे माल, कहाँ पर क्या कच्चा माल है, कच्चा माल को खरीदती है और खरीद करके और उसको मैन्युफैक्चर कराती है और निर्माण करा करके फिर अपने नाम से उसको बेचती है। इस तरह से जैसे मान लीजिए कि कच्चा माल उसको भारत में मिलने लगा तो भारत में बनाने लगी और फिर देख रही है कि जापान में अधिक महंगा दाम पर बिक रहा है तो यहाँ से ले जाकर के सामान को वहां बेचेगी। सस्ते पर खरीदना और अधिक दाम पर बेचना और कम्युनिकेशन स्थापित करना, हर जगह से संवाद स्थापित कर लेती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। इनकी बहुत सी शाखाएं होती हैं जो विभिन्न देशों में रहती हैं, आपस में संवाद स्थापित करके और अपने व्यापार को करती रहती हैं। तो ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अब ये अपने उत्पादन लागत को कम बनाए रखने के लिए क्या करती हैं, वो तलाश करती हैं कि कहां पर कच्चा माल सस्ता मिल रहा है, वहां से खरीदेगी और वहां पर अपने औद्योगिक इकाई बैठाएगी और वहां सामान बनाएगी और फिर दूसरा देखती है कि कहाँ अधिक दाम पर बिक रहा है तो वहां पर अपने सामानों को बेच करके और अधिक दाम कमाती है। अब कह रहा है कि अपनी लागत को कम बनाए रखने के लिए, आप देख ही रहे हैं, पहला क्या करती है, अपने लागत को कम बनाए रखने के लिए सस्ते सस्ते स्थानों से कच्चे माल की खरीदारी करती है। कच्चे माल की खरीदारी करती है, खरीदारी करती है, ठीक ना। जहां सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेगी। और दूसरा क्या करती है, दूसरा और क्या करती है कि सस्ते मजदूरों की तलाश करती है, ठीक ना। पहला काम उसका क्या है, फूट डालो राज करे वाला सिस्टम लगाती है वो। पहले तो जितने छोटे छोटे उद्योग हैं जो उसको रोड़ा अटका रहे हैं उनको इतना सस्ता करके कुछ दिन घाटा सह करके और बेचना शुरू कर देगी, कच्चा माल मिल ही गया उसको। और चूंकि बड़े बड़े तबके की उसके पास मशीन होती है इसलिए ऐसे भी छोटे रोजगार वाले उसका सामना नहीं कर पाते हैं, तो उनका प्रोडक्शन भी इसका ज्यादा होता है, सस्ता माल भी खरीद लिया। तो इस तरह से ये अपना एक एकीकरण स्थापित कर लेता है। तो जो छोटे तबके वाले हैं वो मर जाते हैं और फिर मनमाना बेचने लगता है ये, जैसे एयरटेल कंपनी है देख ही रहे हैं, फिर इसी तरह से वोडाफोन है, सब अपना अपना सिस्टम रहे हैं। तो जियो का जैसे देख रहे हैं कुछ दिन तक फ्री चला दिया, अब सारे लोग लेके फ्री उपयोग किए और इसके बाद अब सारे लोगों से थोड़ा सा कम कर दिया, तो जब सभी लोग बंद गए तो फिर उसका प्रयोग करने लगे। तो ये इनकी टेक्निक होती है। तो सस्ते स्थानों से कच्चे माल की खरीदारी करते हैं और सस्ते श्रम की तलाश करते हैं, देखते हैं कोई, चूंकि कोई देशों में इनकी संस्था होती है तो जहां सस्ता श्रम मिलता है वहां से सस्ता श्रम, तो सस्ते श्रम के तलाश में रहती हैं। क्या कर देता है ये सस्ते श्रम, तो सस्ते श्रम का प्रयोग करते हैं। और अगर एक आध पॉइंट लिखना चाहते हैं तो तीसरा लिख सकते हैं कि वह अच्छे किस्म के, अच्छे व उच्च व कुशल कारीगरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या करता है, इसके अतिरिक्त यह करता है कि बड़े बृहद बृहद तबके की, उसके पास पूंजी का अभाव होता नहीं है तो बड़े बड़े तबके की मशीन लगा देता है। अब छोटे उद्योग वाले जब पता चलेगा कि भर दिन काम किए और अपनी मजदूरी तक नहीं निकाल पा रहे हैं, आई पता चला कि घंटे भर में कोई सौ माल निकाल रहा है, तो इसलिए ये अपने लागत मूल्य को कम बनाए रखते हैं और अधिक बाजार में अपना स्थान ग्रहण किए रहते हैं। इसी का अथवा पाठ कह रहा है कि अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा आप करेंगे। तो अथवा वाले भाग को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ना कि अच्छे बाजार के किन्हीं दो लक्षणों का, अच्छे बाजार के किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो अच्छा बाजार कौन हो सकता है, तो अच्छा बाजार वह होगा जिसमें मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति के बीच में क्या हो, पूर्ति में अस्थायित्व हो, अस्थायित्व बना रहे। अभी ना जो कहीं पता चले कि किसी दिन टमाटर 500 रुपया किलो बिकने लगे और कहीं 5 रुपया भी कोई नहीं पूछे, ठीक ना। तो सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, यह अच्छे बाजार की पहचान है। दूसरा चीज आयात निर्यात तथा कच्चे माल में, उसमें देखे होंगे जैसे अपना एकता राज बनाने के लिए, एकीकरण करने के लिए जो उद्योगपतियों का होता है
वह उसमें धूर्तता चलाते हैं लोग, माल को जमाखोरी कर लेते हैं, मैंने अपने पास जमा कर लेते हैं, अब बाजार में रेट बढ़ा देते हैं कि उसकी कमी आ गई है, कमी होती नहीं है, और फिर उसको ले जा करके बाजार में जब रेट बढ़ जाता है तो बेच देते हैं। तो इस तरह की गति बाजार में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी है तो हम कहेंगे कि यह बाजार के लक्षण अच्छे नहीं है। अगर हमेशा समता सिस्टम बना करके अगर रखा जा रहा है तो ये इसके क्या हो जाएंगे, अच्छे बाजार के लक्षण है। तो मांग और पूर्ति में स्थायित्व होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि उत्पादन लागत तथा विक्रय मूल्य में कम अंतर होना चाहिए, कम अंतर होना चाहिए। तब लोग कहेंगे कि नहीं बाजार बढ़िया चल रही है। और पता चले कि 5 रुपया का सामान है 50 रुपया में बेचा जा रहा है उद्योगपतियों के द्वारा, तो हम कहेंगे कि बाजार अच्छा नहीं है। ठीक है, व्यापारियों के लिए तो अच्छा है लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। तो लोकतंत्र के हिसाब से इसको देख करके और लक्षण बताना है। तो इस तरह से दो लिख करके और दो लाइन इसमें लिख देंगे, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब आपको यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। कितने नंबर के, 6 नंबर के। इसको बढ़ा करके थोड़ा उत्तर देना पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 आपके यहाँ से शुरू हो रहा है। 5, 6, 7 और 8 ये 6 नंबर के होंगे। तो अब इसमें अथवा अथवा करके दिया रहता है, ठीक ना। इसे 5 का करेंगे, 6ठा करेंगे, 7वां करेंगे, 8वां करेंगे, ठीक ना। तो इसको देखिए कैसे कैसे करना है। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अब 2 कारण कह रहा है तो कम से कम आप अधिक भी हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन 2 से कम कारण नहीं देंगे, 2 जरूर देंगे। 2 हेडिंग आपको बनाना ही है। तो असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, अब इसके कौन कौन कारण है, तो 2 कारण आप लिख दीजिए। असहयोग आंदोलन कब चला था, 1920 में चला था। और रॉलेट एक्ट कब लगा था, रॉलेट एक्ट 1919 में लगा था। तो जब रॉलेट एक्ट का इन्होंने विरोध किया तो फिर इसमें इनको सफलता मिल गई इस आंदोलन में। तो इस तरह से फिर असहयोग आंदोलन इन्होंने चला दिया। गांधी जी का मानना था कि भारत में भारत में जो शासन चल रहा है अंग्रेजों का, वह भारतीय लोगों के द्वारा ही चल रहा है, क्योंकि सिपाही भर्ती किए जा रहे थे भारत के। डंडा पिटवाया जाता था भारतीयों को, किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा ही। सैनिक बन गए था, पीटते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी हैं कहाँ के रहते थे, भारत के। और भारत का पैसा, भारत का आदमी और भारत पर ही शासन करते थे। तो गांधी जी ने देखा कि तो हम ही लोगों को लेकर के और हमारी ही लगाम और हमारा ही घोड़ा और हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं, ठीक ना। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अब असहयोग आंदोलन करेंगे। असहयोग आंदोलन का मतलब कि हम लोग अब जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी नहीं करेंगे। जो विद्यार्थी थे स्कूल छोड़ दिए, वकील थे वकालत छोड़ दिए, और जो मास्टर थे पढ़ाना छोड़ दिए, जो नौकरी करने वाले थे नौकरी छोड़ करके और आंदोलन में कूद पड़े। तो इसी को असहयोग आंदोलन कहा गया कि हम लोग तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग करने का मतलब क्या था कि तुम जो कहोगे वो मैं नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे ही जब करने से तुम हम पर राज कर रहे हो तो हम कमाई नहीं करेंगे। इसी को क्या कहा गया, असहयोग आंदोलन। था क्यों चलाया गया, तो पहला कारण लिख दीजिए इसमें कि अंग्रेजों को या अंग्रेजों से लिख दीजिए, अंग्रेजी कर दीजिए, अंग्रेजी शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए, पहला हेडिंग हो गया, कराने के लिए। इसमें लिख देंगे कि गांधी जी का ऐसा मानना था कि अंग्रेज भारतीयों के सहारे ही भारत पर राज्य कर रहे हैं, चाहे वह सेवा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, अथवा किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। तो इसलिए भारतीयों को इन्होंने जागरूक किया कि तुम काम करना छोड़ दो, अंग्रेजों की हम नौकरी नहीं करेंगे, आधी रोटी खा करके रहेंगे, लेकिन हम अपने स्वतः ही आत्मनिर्भर रहेंगे, हम उनके लिए नौकरी उनका काम नहीं करेंगे, ठीक ना। और इस तरह से उन्होंने असहयोग आंदोलन इसलिए जारी किया। दूसरा किस लिए, दूसरा इसलिए कि असहयोग आंदोलन चलाने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने चरखा चलाना सीखा और कहा कि
भाई हम कहते हैं कि अगर कोई नौकरी कर रहा है वही उसकी जीविका है, तो उससे छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रोजगार चुनना पड़ेगा। तो या तो भैंस पाले या तो फिर खेती करे। सभी लोग वो भी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ उद्योग करिए। हमको क्या चाहिए, भोजन वस्त्र मकान चाहिए, तो भोजन भर हम लोग खेती कर ही लेंगे, भारत की जमीन है तो। और इसके अतिरिक्त क्या चाहिए, वस्त्र चाहिए, तो वस्त्र के लिए उन्होंने कहा कि चरखा काटो। एक कपास वपास हो जाती थी यहाँ, क्योंकि हम ही लोगों का कपास लेकर के जब उद्योग वो स्थापित कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम उद्योग की स्थापना करेंगे तो स्वरोजगार, क्या लिख देंगे हेडिंग, स्वरोजगार को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना दूसरा कारण था कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना। स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे तो हमारे लोग जो होंगे वो सबल होंगे और हम विदेशी कपड़े पर आधारित नहीं रहेंगे। विदेशी कपड़ों की होलियां जला दी गई, ठीक है, कहा कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, हम अपने बुनेंगे, अपने चरखा काटेंगे, यहीं की रुई, यहीं का धागा और यहीं का वस्त्र होगा, ठीक ना। और दूसरा चीज लोगों को रोजगार, भाई कपड़े नहीं चाहिए तो कपड़े के लिए पैसा चाहिए, तो सारा चीज यहाँ से जितने औषधीय पौधे थे लाद करके चले जाते थे वहां दवा बनाने के लिए। इन्होंने कहा कि जब यहीं की औषधियां है तो हमें उसी को पियेंगे और उसी को पी करके हम ठीक हो जाएंगे, तो हमसे दवा नहीं लेंगे। ये सब कारण थे, इस पर बना करके हेडिंग, कम से कम 2 हेडिंग बना करके, 2-3 हेडिंग बना करके लिख देंगे, अच्छा नंबर मिल जाएगा। ये नहीं आता है तो अथवा करेंगे कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का नाम बताइए। तो दोनों सत्याग्रह आंदोलन, एक तो था रोलेट एक्ट के विरोध, रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन, इन्होंने आंदोलन चलाया। रोलेट एक्ट क्या था, तो रोलेट एक्ट 1919 में अंग्रेजों द्वारा चलाया गया एक शासन था या सिस्टम था या नियम था। उसमें यह था कि किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बिना ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक ना, और फिर बाद में उस पर मुकदमा ला दिया जाता था। तो इन्होंने कहा कि भाई कारण बताओ कि हमने क्या गलती किया है और इसके बाद हमको अरेस्ट करो। तो इसके लिए आंदोलन हुआ, फिर रोलेट एक्ट फेल मार जाता है। तो एक आंदोलन ये था। दूसरा है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, कि सत्य की लड़ाई हम लड़ेंगे, ठीक ना, और वो भी झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे। तो उसी को क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था कि सत्याग्रह आंदोलन हो गया। सत्याग्रह आंदोलन में ही उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन भी उसी में आता है। तो दूसरा हो गया असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अभी बताया गया कि असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, लोगों को जागरूक किए कि अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करना छोड़ दो, अपना रोजगार खड़ा करो और अपने सक्षम बनो, ठीक ना। इससे अंग्रेज कमजोर होंगे और हम क्या होंगे, सबल होंगे। तो यह असहयोग आंदोलन भी क्या था, सत्याग्रह आंदोलन ही था। दूसरा चीज सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में था, जब ये नमक कानून ला दिए, उन्होंने सोचा कि सबसे कुछ न कुछ वसूला जाए ताकि कोई पनपने न पाए। तो सबको देखे कि भाई गरीब आदमी है, नमक के बिना तो कोई नहीं जीवित रह सकता है, तो नमके पर कर लाद दिया जाए। तो इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि बाबा हमारे यहाँ का पानी समुद्र, हमारा ही समुद्र है, तुम नमक बनाते हो, ऐसी पर टैक्स तुम इतना ला दोगे, हम तुम्हारा नमक खाएंगे ही नहीं, हम चल करके समुद्र को जलाएंगे उसके पानी को और उसी को हम नमक बना के अपना प्रयोग करेंगे। बस कहाँ चल दिए, 12 मार्च को 1930 में यहाँ से चली तो दिए अहमदाबाद से, और चल दिए कहाँ, चले गए दांडी नामक स्थान पर बॉम्बे के पास में, और जा करके समुद्र में दांडी नामक स्थान पर अपना घड़े में कर लिए, पानी लिए और उसको उबाल करके और नमक बनाया, और इस तरह से दिखाया कि हम क्या कर रहे हैं, नमक कानून को तोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो यह भी एक क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो लिख देंगे कि रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तीसरा लिख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से इस पर बना करके लिख देंगे और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आगे देखिए, कह रहे कि अगर ये नहीं आता तो ये लिखिए, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए चाहे पुष्टि कीजिए। तो भाई 3 तरह के शासन होते हैं, एक होता है राजतंत्र, क्या होता है, राजतंत्र। दूसरा होता है प्रजातंत्र, इसी प्रजातंत्र को क्या कहते हैं, इसी को लोकतंत्र भी कहते हैं, प्रजा माने जनता। और एक होता है
कुलीन तंत्र, एक होता है कुलीन तंत्र। ये तीनों तंत्रों पर थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा लिख करके इसकी व्याख्या कर देंगे। तो लास्ट में प्रजातंत्र लिखेंगे। प्रजातंत्र लिख सकते हैं, चाहे इसी को लोकतंत्र भी कहते हैं, चाहे इसको कहिए लोकतंत्र, माने लोगों के द्वारा का जो तंत्र है, ठीक ना। तो पहले जमाने में क्या होते थे, कुलीन तंत्र होते थे, जो माने जाने या सब या पूंजीपति लोग होते थे, उन्हीं को क्या कर दिया जाता था, सम्मानीय लोगों को राजा बना दिया जाता था, वही जनता पर शासन करते थे, ठीक ना। लेकिन ये करते क्या थे, धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा का या पूंजी का जो इनको खून की चस्का लगती थी, तो लोगों पर अनित करने लगते थे। तो इसमें भी क्या देखा गया कि समाज का कल्याण नहीं देखा गया। इसके बाद कुलीन के बाद धीरे धीरे वो राजतंत्र में बदल गया। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति धनी धनी होता गया, अब वही भाई उसके पास सारी चीज हो जाएगी, तो क्षमता हो जाने के बाद में वो धीरे धीरे राजा बन जाते थे, और राजा का लड़का, लड़का का राजा, फिर उसका लड़का नाती, सब राजा बनते रहते थे। तो इस तंत्र को राजतंत्र कहा जाता था। धीरे धीरे उसी में अब किसी को जाए ये पता हो जाए कि हमारा पूरा पीढ़ी रजे रहेगी, तो फिर अनित करेगा या लूटेगा पाटेगा, अधिक टैक्स लगा देते थे जनता पर। यह भी सफल नहीं हुआ। अब इसीलिए पूरे विश्व में फ्रांस से शुरू होती है क्रांति, और क्रांति फैल गई और धीरे धीरे प्रजातंत्र फैला, और इसी को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो आप लिख देंगे तीनों पर थोड़ा थोड़ा टिप्पणी लिख करके, और इसके बाद लास्ट में लिखेंगे परिणाम में कि अतः हम देखते हैं कि कुलीन तंत्र राजतंत्र की अपेक्षा प्रजातंत्र काफी सफल है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी और वैध शासन है। क्यों? क्योंकि जो चुना जाता है व्यक्ति लोकतंत्र में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, फिर उसको जनता के बाद आना पड़ता है, तो इसलिए वह उसका उत्तरदायी है कि भाई चुन के आए हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हमको यहाँ से उठा करके फेंक दिया जाएगा। पारदर्शी होता है, जो भी करते हैं जनता के लिए करते हैं कि भाई देखो हम आप के लिए काम कर रहे हैं, अगर नहीं करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। वैध शासन है। वैध शासन का मतलब कि जब हम ही लोगों में से, हम ही का परिवार का अगर कोई गया है जीत करके, तो हम लोगों के लिए काम करेगा ही, तो इसलिए वह वैध शासन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह शासन क्या है, सबसे सर्वोपरि है। 7वां देखिए, इसमें भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि मृदा अपरदन क्या है, और मृदा अपरदन की भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। 2 प्रभाव तो कम से कम लिखना ही है, और 2 प्रभाव में 5-5 लाइन भी लिखते हैं तो 10 लाइन हो जाएगा, तो 1 पेज हो जाएगा, तो 6 नंबर का काम हो जाएगा। तो मृदा अपरदन पहले हेडिंग दे देंगे, क्या लिखेंगे, मृदा अपरदन। अपरदन का मतलब क्या होता है, मृदा माने मिट्टी होती है, अपरदन माने कट जाना। तो मिट्टी का जान रहे हैं, मिट्टी का ऊपर का कुछ ही हिस्सा 3-4 इंच तक जो क्या होता है, उपजाऊ होता है, जहां तक जोताई हम करते हैं, उसके नीचे अगर उस मिट्टी को अगर हटा लिया जाए ना, तो नीचे कुछ भी पैदा नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि उसी में जिप्सम वगैरह की और उसी में ह्यूमरस वगैरह पाए जाते हैं, पोषक तत्व। तो इस उपजाऊ मिट्टी का चाहे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या किसी कारण से अगर ये उपजाऊ मिट्टी हट जाती है, तो वही मिट्टी का अपरदन कहलाता है, ठीक ना। तो मिट्टी का अपरदन क्या है कि भौतिक, रासायनिक या जैविक कारणों से, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, भूमि के ऊपरी उपजाऊ मिट्टी का कट जाना या हट करके दूसरी जगह चला जाना ही क्या है, मृदा अपरदन कहलाता है। अब इसके कारण में लिख देंगे, तो 2 लिख दो कारण, एक लिख दीजिए पहला कारण लिख देंगे, इसके बाद हेडिंग ना, तो जब अपरदन लिख लेंगे तो लिखेंगे कारण। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है हवा द्वारा, हवा होता है, और दूसरा कारण क्या होगा, जल। जब हम अपने भूमि को नंगी रहती है या फिर जोत करके गर्मी के दिनों में छोड़ देते हैं, तो तूफानी हवा चलती है और उसके साथ उपजाऊ मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह चली जाती है। तो इस प्रकार से हवा के द्वारा भूमि अपरदन हो जाता है। जल क्या होता है, कहीं ढलान वगैरह मिट्टी है या जहां जोर से वर्षा होती है, तो उसके साथ उपजाऊ मिट्टी घुल करके और उस जल के साथ बह करके नदी नालों में चली जाती है। तो इस तरह से जल के द्वारा कटाव होता है। इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो दोनों को रोकने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, भूमि को नंगी नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर उसमें कुछ ना कुछ फसल हमेशा उगाए रखिए, अथवा नमी बनाए रखिए ताकि वो माटी उड़ने न पाए। तो बरसात के दिनों में अगर कुछ बोया रहेगा तो वर्षा पड़ेगा तो पहले उसको फसलें रोक लेंगी और उसकी जड़ें उसको बांधे रखती है। तो इस तरह से हम अपरदन को रोकने के लिए पौधे उगा करके हम उसको रोक सकते हैं। कह रहे कि मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्या प्रभाव पड़ता है, पहला तो इसके उपजाऊ जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, माने खत्म हो जाती है। दूसरा चीज
कि प्रति इकाई लागत कम हो प्रति इकाई उत्पादन कम हो जाता है। तो दूसरा लिख देंगे कि उत्पादन में कमी हो जाती है। उत्पादन में ह्रास या कमी कुछ भी लिख सकते हैं। उत्पादन में क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे ना, हेडिंग बना करके 2-2 लाइन भी लिखेंगे तो बहुत है। ठीक है, पूरा हो जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहे कि अगर ये नहीं आता तो अथवा लिख दीजिए। अथवा में कह रहे कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। तो मोटे अनाज बता देंगे, इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, दो को उल्लेख कर दीजिए। ठीक ना, तो पहले मोटा अनाज पहले लिखवाओ, पहले हेडिंग दे देंगे क्या? मोटे अनाज। मोटे अनाज लिख देंगे। तो ज्वार है, बाजरा है ठीक ना, तो ये सब कैसे आते हैं? ज्वार और बाजरा मोटे अनाजों में आते हैं। ज्वार और बाजरा क्या है? मोटे अनाज है। और इनके उत्पादन के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो ज्वार, बाजरा है, मक्का है, ये मोटे अनाजों के अंतर्गत आते हैं। और कह रहा है कि इनका क्या होता है? तो ये साधारण मिट्टी में भी उग जाते हैं मोटे अनाज, और ये काफी ऊर्जावान होते हैं, मैंने काफी इसमें प्रोटीन्स वगैरह पाया जाता है। ठीक ना, इसे देखे होंगे कि डॉक्टर अगर किसी का आंत से संबंधी कोई दिक्कत होने लगे तो कहता है कि जौ का रोटी खिलाइए इसको, क्योंकि उसमें क्या होता है? काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो फाइबर होता है और काफी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। और दूसरा चीज कह रहा है कि अभी तो मोटे अनाज लिख लेंगे, फिर लिखेंगे कि इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए तो लिख देंगे कि पैदावार मोटे अनाज के पैदावार बढ़ाने के लिए पैदावार बढ़ाने के लिए उपाय लिख देंगे। क्या उपाय है? तो पहला उपाय लिख देंगे, 2-3 उपाय लिख दें, काम चल जाएगा। पहला है उत्तम किस्म के बीज। ठीक, उन्नतशील बीज लगा दीजिए, बीज का चयन। ठीक ना, और इसमें लिख देंगे कि हमें बाजार से उत्तम किस्म के बीजों का लाना चाहिए जिससे अधिक उत्पादन हो सके। ठीक ना, दूसरा हेडिंग लिख करके लिख दीजिए, पहले कि सिंचाई की उचित व्यवस्था। वैसे तो इसमें सिंचाई कम होती है, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, कभी कभी वर्षा का अभाव हो जाता है, तो सिंचाई अगर नहीं करेंगे तो सूख जाती है पूरा फसल, तो उचित सिंचाई की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। तीसरा है तकनीकी साधनों का उपयोग। तकनीकी साधन आप जान ही रहे हैं, तकनीकी का मतलब कि बढ़िया किस्म का ट्रैक्टर वैक्टर से खेती की जुताई होना, मिट्टी को भुरभुरा करके अगर उसमें बोएंगे तो अच्छा फसल होती है। उचित खाद की व्यवस्था, भाई पोषक तत्व अगर नहीं रहेगा, गोबर वोबर की खाद नहीं डालते हैं तो ये मोटे अनाज भी नहीं अच्छे हो पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बना के लिखेंगे तो इसकी पैदावार हम अच्छे उर्वरक, अच्छे किस्म की बीज, अच्छा उसमें तकनीकी का उपयोग करें, दवा का समय समय से छिड़काव वगैरह करें तो इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से इसको आप लिख पाएंगे। 8वां क्वेश्चन दे रहा है आपके पास 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। ठीक ना, तो लिखेंगे पहले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। पहले हेडिंग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। अब ये क्या होते हैं असंगठित क्षेत्र के? तो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं ना, वे मजदूर कहलाते हैं जिनका कि सरकार के खाते में कहीं नाम नहीं है। अभी गए बंबई कमाने के लिए 4 महीना, अगली बार बंगलोर चले गए, अगली बार कहीं और चले गए, फिर कभी उड़ीसा चले गए, तो इनका कोई निर्धारण नहीं होता है, ये जहां मन करता है वहां घूमते रहते हैं और काम करते रहते हैं, इसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। अब ऐसे मजदूरों को असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को संगठित करने के लिए सरकार में इनका विवरण किया जाए कि कैसे, कितने श्रमिक ऐसे हैं जो असंगठित हैं। तो ई कार्ड बनवा रही है सरकार, देख रहे हैं ना, ई कार्ड बन रहा है तो उसमें आपका एक नंबर मिल जाता है और उससे पता चलता है कि ये लोग घूम घूम के काम करते हैं। क्योंकि अगर एक जगह गांव में भी काम करते तो मनरेगा में नाम रहता, तो मनरेगा वाले ये नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं, घूम घूम करके इधर उधर काम करते हैं, इनका कोई सरकारी खाते में नाम नहीं होता है, तो इसलिए इनको क्या किया गया, सरकार
असंगठित मजदूरों को एकीकरण करने के लिए या रजिस्ट्री करने के लिए ईमेल इनका एक कागज बनता था, जिसको ई श्रम कार्ड कहा जाता था। आगे देखेंगे तो ये असंगठित क्षेत्र के सामाजिक, अब सामाजिक भेदभाव क्यों रखा जाता है? भाई आप कहीं किसी के यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहेंगे तो आपको वो कदर करेगा। वो आके कहेगा, जैसे अब बंगलोर में गए, अब बंगलोर से फिर चले गए पंजाब, तो जाएंगे तो कहेगा कि इतना में रहना है तो रहो, आना तो फिर काम खत्म, भेदभाव हो जाएगा ना। फिर इसी के अंतर्गत देखा जाएगा कि कामचोर है तो उसको कोई रखना नहीं चाहेगा। अगर वही नियमित होता तो भाई तनी 19-20 रख करके उसको रखा जाएगा, चलो भाई ज्यादा दिन से है। तो इनका कहीं मर्यादा नहीं रहता है, उसी को कह रहे कि इनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक, और कभी कभी तो इनकी मजदूरी लूट ली जाती है। जैसे मान लीजिए कि महीना नहीं पूरा हुआ, 10 दिन काम किए और भाग गए, कठिन काम पड़ गया, उनसे काम कुछ और तय किया जाता है और कराया कुछ और जाता है, तो इसलिए भी उनको भागना पड़ता है। 15 दिन करके भागे तो कंपनी को फायदा हो गया, और ये फिर भागे, फिर दूसरी जगह गए तो इनको सामना करना पड़ता है। इस तरह से इनके कारण हो जाएगा। लिखेंगे, अब कह रहा है कि कारण दीजिए 3। एगो लिखेंगे संगठन का अभाव, संगठन का अभाव। दूसरा लिख देंगे संगठन का अभाव है। इसके बाद होती है अशिक्षा, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अशिक्षा, एक तो अशिक्षा है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। तीसरा होता है प्रशिक्षण का अभाव, प्रशिक्षण का अभाव इनमें पाया जाए। 3 कारण कह रहे थे, 3 ही कारण लिख दीजिए, वैसे तो जितना चाहेंगे उतना कारण बनाएंगे। तो कह रहे कि संगठन का अभाव होता है, चूंकि ये कभी यहाँ काम करते हैं और कभी वहां काम करते हैं, इसलिए इनका कोई खास संगठन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ये भेदभाव के शिकार होते हैं और हमेशा इनका दोहन होता रहता है। ठीक, और शिक्षा, ये पढ़े लिखे नहीं होते, कमजोर तबके के रहते हैं, और ये भाग के सोचते हैं कि वहां जाएंगे तो हमको ज्यादा राजा बन जाएंगे, वहां जाएंगे तो बन जाएंगे, कहीं बनते हैं नहीं, बल्कि इनका दोहन होता है। तो शिक्षा के कारण इनकी मजदूरी लूट ली जाती है, हिसाब किताब नहीं करने आता है। ठीक है, और ये अशिक्षा के कारण एक तो बढ़िया किस्म के कुछ सीख नहीं सकते हैं, तो अशिक्षा के कारण इनको क्या करना पड़ता है, इसका सामना करना पड़ता है। दूसरा है प्रशिक्षण का अभाव, इनको बहुत तकनीकी ज्ञान नहीं होता है, मोटा मोटी काम करते हैं, आज यहाँ किए कल वहाँ किए, कभी लोहा ढोए, कभी जा करके कल कारखाने में काम किए, कभी कुछ सीख रहे हैं कुछ कर रहे हैं। तो प्रशिक्षण के अभाव के कारण न तो इनको उचित मजदूरी मिल पाती है, काम अधिक लिया जाता है, कार्य के घंटे भी अधिक होते हैं, मजदूरी कम दी जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, और परिणाम में लिख दें कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता है, या वे सामाजिक भेदभाव के शिकार होते हैं। ये 3 कारण हो गए, आपको बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। इतना लिख देंगे तो बात करने में कम लग रहा है, जब लिखेंगे तो 2-2 पेज चला जाएगा। 1 पेज भी लिख देते हैं तो बहुत है, आधा पेज भी अगर पॉइंट डाल के 2-2 लाइन भी लिख दिए तो आधा पेज भी हो तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा। ट्राई तो कीजिए। अगला दिया गया कि अगर ये नहीं आता तो है लिखिए। इसमें क्या कह रहे कि मानव विकास सूचकांक क्या है और मानव विकास को मापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। तो कह रहे कि मानव सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक के 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से मनुष्य का विकास का पता लगाया जाता है कि इसका प्रति इकाई सूचकांक क्या है, इसकी सूचना किस तरह से, माने मानव के विकास की सूचना का पता लगाने वाले यंत्र को ही क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ठीक है, तो मानव के विकास का जिन संसाधनों या जिस इकाइयों से पता लगाया जाता है उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। और इसके लिए हम 2-3 हथकंडा अपनाते हैं। क्या करते हैं, 2-3 हथकंडा अपनाते हैं। मान लीजिए कि पहला हथकंडा हमारा दीर्घ आयु हो, पहला क्या हो, दीर्घ आयु, बेटा लेते हैं। कह रहा है कि पहला मानव विकास सूचकांक क्या है, हेडिंग देंगे आप, पहला क्या लिख देंगे, मानव विकास सूचकांक, हेडिंग हो गया। लिख देंगे कि मानव विकास सूचकांक वह इकाई है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के रहन सहन तथा उसके आय के स्तर का पता लगाया जाता है या मापा जाता है। ठीक है, यह विश्व संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संचालित एक इकाई है जिसके द्वारा किसी भी देश का किसी भी व्यक्ति का क्या किया जा सकता है, विकास का सूचकांक प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि विकास सूचकांक क्या है, आप जानते हैं। इसके अतिरिक्त इसको मानव विकास को मापने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, तो 2-3 हेडिंग दे करके और उसमें लिखेंगे तब नंबर मिलेगा। तो पहला लिख दीजिए, पहला कह रहा है कि दीर्घ आयु,
दीर्घ आयु, इस पर 2-4 लाइन लिख दीजिए। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि शिक्षा, वहां की शिक्षा बताती है कि इस व्यक्ति का लेवल क्या है, शिक्षा पर 2-3 लाइन लिख दीजिए। ठीक। तीसरा लिख सकते हैं जीवन का स्तर, जीवन का स्तर उसका क्या है, किस तरह का जीवन जी रहा है, तो जीवन स्तर लिख देंगे, इस पर थोड़ा सा लिख देंगे 3-4 लाइन। फिर अगर और लिखना चाहते हैं फिर लिख देंगे राजनैतिक अवस्था, राजनीति में उसका क्या है, क्योंकि राजनीति तो राजनीति पर भी थोड़ा लिख दें, ठीक ना, इसी तरह से बना करके लिख सकते हैं। फिर उसकी बच्चों की स्थिति आप पता कर सकते हैं, लैंगिक स्थिति देख सकते हैं, बहुत हेडिंग बन जाएगा, लेकिन कम से कम 3-4 तो बनाएंगे तभी तो नंबर मिलेगा। पहला देख लीजिए दीर्घ आयु, तो कहीं भी उसका पता लगाने के लिए, उसके स्तर का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जीव उसका क्या करते हैं, जीवन प्रत्याशा निकालते हैं। इसमें क्या होती है, जीवन प्रत्याशा होती है, जीवन प्रत्याशा ज्ञात करते हैं। तो दीर्घ आयु ज्ञात करने के लिए जीवन प्रत्याशा निकाला जाता है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि वह कितने समय तक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, ठीक है, कितने लंबे समय तक स्वस्थ रहते हुए जीवित कर रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीवन की प्रत्याशा कहते हैं। तो दीर्घायु मतलब, दीर्घायु मैंने ऐसा नहीं कि कोई का करते हुए बीमार पड़े हुए आप पता चलिए कि कई वर्ष तक जीते हो, तो ये नहीं हुई। जीवन प्रत्याशा का मतलब हुआ कि उसकी जीवन की मानसिक, शारीरिक, जैविक क्रियाओं के शुद्ध रूप में रहते हुए लंबी आयु यदि प्राप्त करता है तो समझेंगे कि उसकी जीवन की प्रत्याशा क्या है, अच्छी है। दीर्घायु से पता चलता है कि वहां का जो व्यक्ति है उसका मानव विकास सूचकांक क्या है, फलाने देश की अपेक्षा बेहतर है। ठीक। दूसरा है शिक्षा, शिक्षा पता लगाता है भाई, अभी पता चलता है कि अगर गरीब आदमी के घर पैदा हुए हैं, ठीक है, तो गरीब आदमी के घर जब पैदा हुए हैं तो फीस उतना ही वहन कर पाएगा, इसलिए क्या करेगा वो, या तो प्राइमरी में या फिर लो तबके के विद्यालय में पढ़ाएगा, तो उसका बच्चा मजदूर बनेगा, और जब मजदूर बनेगा तो उसका लड़का भी मजदूर बनेगा, उसका लड़का भी मजदूर बनेगा, तो सुधार होगा नहीं। तो कह रहे कि शिक्षा से किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, हम उसके मानव विकास का पता लगा सकते हैं कि इसका विकास कहाँ तक हुआ है। आगे चलिए, जीवन का स्तर, जीवन का स्तर रहन सहन, मान लीजिए कि गरीब आदमी है, मजदूरी करके आता है, अगर 300 रुपया पाता है तो उसको पिता की दवा भी लाना है, मम्मी के लिए भी दवा लाना है, घर वालों के लिए राशन भी, गेहूं चावल आटा भी खरीद कर लाना है, बच्चे का फीस भी देना है, तो भला बताइए क्या वो उसका जीवन स्तर अच्छा रहेगा, चारपाई टूटी रहेगी, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं मिलेगा उसके पास। बच्चे क्या हो जाते हैं, इनकी अशिक्षा के कारण सोचते हैं कि 5 बच्चा रहेगा तो 1-1 हज़ार कमा के देगा तो 5,000 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर चाहेंगे तो जनसंख्या भी लिख सकते हैं कि जनसंख्या भी क्या होती है, जनसंख्या भी इनकी क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि इनकी सोच तो होती नहीं कि ये कहीं पैदा करो लेकिन शेर पैदा करो, ये क्या कर देते हैं, लोभ में कि अधिक कमा के देंगे 100 को शेर पैदा कर देते हैं, बकरी, ये 1 रुपया देगा तो 100 रुपया देगा, ये नहीं जानता है कि अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो 1-1 थप्पड़ मारेंगे रोज ना तो 100 थप्पड़ शाम को मिलेगा, ठीक ना। तो इस तरह से जनसंख्या पर भी प्रभाव पड़ता है, चूंकि अशिक्षित होते हैं, अधिक जनसंख्या में अधिक बच्चे पैदा करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए जनसंख्या में भी वृद्धि करते हैं और इनकी जीवन प्रत्याशा कम पाई जाती है। राजनीतिक स्तर में चूंकि इनका स्तर ज्ञान भी नहीं होता है, इसलिए राजनीति की और यहाँ तक कि वोट भी नहीं देने जाते हैं, सोचते कि भाई वोट देने से कौन किसको क्या देने वाला है, तो इस तरह से राजनीति में ये भाग नहीं लेते हैं, और जिसके कारण इनकी क्या हो जाती है, अवहेलना होती है कि वो तो मदद भी नहीं करता। तो जब वोट किसी को नहीं देंगे तो आपके लिए कानून बनाएगा, सुविधा देगा, तो ये राजनीतिक क्षेत्र में भी पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह से आप बना करके लिख देंगे। पहले खाली आपको समझ जाना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक क्या है, तो जिससे मोटी मोटी बात कुल भूल जाइए, इतना रखिए कि जिससे मानव के विकास का मापन किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके, वही मानव विकास सूचकांक है। ठीक है, तो अब इसके विकास को मापने वाले कारकों में लिख दीजिए, इसके बाद लिख देंगे, 1 पेज हो जाएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद अब हम बिल्कुल समापन पर चल रहे हैं, नक्शा की तरफ चल रहे हैं। 5 नंबर का भूगोल से या 5 नंबर का इतिहास से संबंधित या राजनीतिक क्षेत्रों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें 2 नक्शा आपको मिलेंगे। भारत के कितने नक्शे होंगे, 2 नक्शा होंगे, और उसी में विभिन्न चीजों को दिखाना पड़ता है। अब देखिए 2-2 मिनट समय उस पर दीजिए, और इसके बाद फिर आपका मानचित्र वाला काम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इसको भर नहीं पाते हैं। अब इसमें देखिए सावधानी आपको क्या करना है
कि इसमें कह रहे कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में भरिए। तो इस तरह का भारत का नक्शा आपको बना बना मिल जाता है, लेकिन इसमें तो ये बना हुआ है ना, उसमें राज्य नहीं रहेगा, बिल्कुल ये सदा मिलता है, खाली ये बॉर्डर रहेगा, ये देख रहे हैं ना, बॉर्डर ये रहेगा और ये नक्शा ऐसे मिल जाएगा आपको, और उसमें देखना पड़ता है कि कौन राज्य कहाँ है। ठीक है, तो अभ्यास किए रहेंगे तो ये सब चीजें मिल जाएगी, उसी को हम समझाने का प्रयास करते हैं। कैसे कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि प्रश्न लिख लिया जाता है। तो बढ़िया तो ये रहता है कि कॉपी आपके पास रहती ही है, उसी पर प्रश्न संख्या दाग लीजिए, या उस कॉपी पर नहीं लिख पाते हैं तो उसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नक्शा के यहाँ तो रोल नंबर वगैरह रहता है, यहाँ रोल नंबर रहेगा, यहाँ भर लीजिए, अब फिर अध्यापक से साइन जरूर करा लीजिए, ठीक ना, तभी वह मान्य होगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब फिर उसको नथी करना होता है, नीचे कस के 2 जगह कम से कम धागा लेकर के बांध दीजिए, ना तो पता चले कि 9 2 11 हो जाएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना। 10 नंबर इसी पर है, 5 नंबर इस पर और 5 नंबर दूसरे नक्शे पर। तो ध्यान से देखिए, पहले रोल नंबर लिख करके साइन कराएंगे, और यहाँ पर कॉपी पर आप लिख लीजिए, एक कॉपी होगी ना, उस पन्ने पर लिख लीजिए कि प्रश्न संख्या 9। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रश्न संख्या 9, 9 दाग लीजिए। इसके बाद पहला लिखिए, पूछ रहा है कि इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम के लिए और सही अंकन के लिए 1/2 और 1/2 निर्धारित है, ठीक ना। तो सही नाम बताइए, तो सही नाम क्या है? अगर आप कॉपी पर लिख देते हैं तो ठीक है, और कॉपी नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर जगह हो तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दाग करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ अंकन कर दीजिए और यहाँ पर चिन्हांकन कर दीजिए तो भी हो जाएगा। या फिर अगर कम करना चाहते हैं, यहाँ क्वेश्चन यहाँ भी दाग देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं, किस नक्शे पर, क्योंकि दोनों भारत का नक्शा होता है। तो यहाँ पर अगर लिख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का आप क करने जा रहे हैं, तो इस पर क वाला भरेंगे जो दिया गया है, देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, अब यही चिन्ह से कुल दिखाना है। पहला कह रहा है कि वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ है? तो बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के पास पे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चौरा चौरी, क्या लिख देंगे, चौरा चौरी, ठीक ना। और यहाँ लिख देंगे कि प्रश्न संख्या 1 का हम उत्तर लिख रहे हैं, चौरा चौरी, क्या है, चौरा चौरी। चाहे कॉपी पर लिख दीजिए चाहे यहीं लिख दीजिए, तो वो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि पहला प्रश्न का उत्तर ही दे रहा है कि चौरा चौरी वह स्थान है जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दिखा दिया है ना कि चौरा चौरी है, ये है, ठीक ना। तो अगर सही इसका कह रहे कि सही अगर चिन्ह दिखा देंगे जहाँ गोरखपुर है वहीं पर बना देंगे और उसका नाम लिख देंगे, तो आधा नंबर इस पर मिलेगा या आधा नंबर इस पर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, आधा आधा 1 नंबर आप गेन कर लिए। दूसरा कह रहे कि वह है स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा था। तो बताइए वह स्थान कहाँ था जहां गांधी जी ने सबसे पहले नमक कानून तोड़ा था। तो आप जान ही रहे कि दांडी है, वह स्थान का नाम क्या है, दांडी है। समुद्र के किनारे अहमदाबाद से चले और अहमदाबाद से चल करके कहाँ आ गए, दांडी पैदल यात्रा करते हैं, ठीक ना। 12 मार्च 1930 में चलते हैं और फिर 24 दिन यात्रा लगातार करते हैं, पैदल चलते हैं। इसके बाद डांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं, ठीक ना। और फिर 6 अप्रैल को पहुंच करके और यहाँ पर क्या बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं एक हांडी ले लेते हैं। पहले जमाने में हांडी नहीं चलती थी, हांडी में पानी लेते हैं समुद्र का और लकड़ी झोंक करके क्या बना लेते हैं, पानी वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है और नमक बनाते हैं। कहते हैं कि हमने क्या किया, नमक कानून तोड़ दिया, नमक कानून तोड़ दिया, हमारा समुद्र, हमारा पानी, हमारा नमक। और इस प्रकार से लिख देंगे इसको डांडी, क्या लिख देंगे, डांडी। बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, बार बार पूछता है। यहाँ पर दूसरा लिख देंगे डांडी, कॉपी पर लिखिए चाहे इस पर लिखिए, तो बिल्कुल आपको नंबर उतना ही मिलेगा। तो आधा आधा 1 नंबर हो गया ना, दूसरा नंबर हो गया। तीसरा देखिए, कह रहे कि वह है स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। तो गांधी जी जाकर कराए थे ना, तो कहाँ कराए थे, बिहार में चंपारण है। बिहार में क्या है, चंपारण है। तो बिहार में चंपारण में चले जाएंगे, ये पूर्वी चंपारण है और पश्चिमी चंपारण यहाँ कहलाता है, ठीक ना। ये दोनों चंपारण थोड़ा बड़े बड़े क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह चंपारण है, बिहार में क्या है, यह चंपारण है। यहाँ पर तीसरा में लिख देंगे चंपारण, ठीक है, चंपारण में हो गया। चौथा कह रहा है
कि चौथा तनी बता दो तो तीसरा हो गया ना। चौथा कह रहा है कि वह है स्थान जहां सूती मिल मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद देख रहे हैं कहाँ है? अहमदाबाद यहाँ पर देखेंगे तो अहमदाबाद यहाँ पर है, अहमदाबाद यहाँ है। और यहीं से ना महात्मा गांधी जी चले थे दांडी यात्रा पर, तो अहमदाबाद से चले और अहमदाबाद से चलते हैं तो यहीं पर सूती जो मिल था, वहाँ पर श्रमिकों को बढ़िया मजदूरी नहीं मिलता था और इनका शोषण किया जाता था, तो यह हो जाएगा अहमदाबाद। क्या लिख देंगे? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद, इसका उत्तर क्या लिख देंगे? घ है ना, तो घ में लिख देंगे यहाँ पर अहमदाबाद। अहमदाबाद हो गया। यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे अहमदाबाद। ठीक, चौथा का उत्तर हो जाएगा। पांचवा कह रहा है कि वह है स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब दो आता है, एक दिसंबर में हुआ था, एक सितंबर में हुआ था। तो पहले होता है कलकत्ता में, पहले कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हो रहा है। और दूसरा कहाँ होता है? दूसरा जो दूसरा अधिवेशन अब वहां से हट के होता है। तो बताइए कि दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन आप करेंगे कि दूसरा अधिवेशन इनका कहाँ हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन पहला हुआ कोलकाता में, जो सितंबर में होता है, और दिसंबर में पूछ रहा है कि कहाँ हुआ, तो नागपुर में होता है। तो नागपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। हाँ देखिए, तो यहाँ पर नागपुर में। दूसरा कहाँ होता है? नागपुर में। तो अगर दिसंबर में पूछेगा तो नागपुर में कर देंगे, और नहीं तो कलकत्ता में कर देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर अगर नागपुर कर देते हैं ना, बिल्कुल आपका उत्तर सही हो जाएगा। इस तरह से आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे, यही करना है। ठीक ना, इसके अतिरिक्त सेकंड वाले में चलिए, इसी तरह का कुछ भी पूछ सकता है, इतिहास से संबंधित कुछ चीज पूछेगा, पूछ देगा कि वह बताइए जहां जनरल डायर ने क्या कर दिया था? गोली चलवा दिया था। गोली चलवा दिया था कहाँ? गोली चलवा दिया था अमृतसर में। तो यहाँ निशान पंजाब में कहीं लगा देंगे। उस राज्य में रहना चाहिए, तो निशान नहीं होगा तो काम चलेगा। अभी ना जब पता चले कि चोरी चोरी वहां देखा ना लिया कि यहाँ भर देंगे, थोड़ा नंबर मिलेगा। तो ये अंकन करना है। इसी तरह से पूछ देगा कि अधिवेशन पूछ देता है कि 1929 का पूछ देगा, पूछ देगा कि 1929 में कहाँ अधिवेशन हुआ था। तो बड़ा इंपॉर्टेंस है, अभी परिवार साल पूछा था, ये लाहौर में हुआ था। तो यहाँ लिख देंगे, तो पाकिस्तान में पड़ता है ये। तो उस समय भारतीय में था ना, सब पूरा पाकिस्तान भारतीय कहीं में थे। तो यहाँ पर अधिवेशन हुआ था 1929 में। फिर पूछ देता है कि मद्रास में या चाहे 1927 में कहाँ अधिवेशन हुआ था, तो वह मद्रास में हुआ था। तो उसके लिए आप फिर यहाँ चले आएंगे और यहाँ पर लिख दें कि मद्रास। तो आपको डेट याद होना चाहिए। पूछ दे कि 1916 में कहाँ अधिवेशन हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ में यहाँ कर देंगे। ठीक ना, तो इस तरह से कहीं भी पूछ सकता है। तो अधिवेशन से एक पूछबे करेगा, चाहे जहाँ से भी पूछे। इस तरह से इतिहास से संबंधित आप नोट कर लेंगे। इसलिए बता दिए कि कैसे कैसे आपको करना। आगे देखेंगे, अगला है आपके पास, इसमें एक चीज और देखेंगे कि अब इसके बाद ये आपके पास अंग हो गया, 5 हो गया ना। अब इसके बाद तुरंत इसके पीछे आपको मिलेगा, ये कह रहा है कि केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए। अब तो बच्चे कंफ्यूजन में, चूंकि पहली बार परीक्षा दे रहे होते हैं, तो ये पूछने लगते कि ये भाई अब क्या करें, होई करें कि होई करें। तो ये आपको नहीं करना है। ये जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर जो दिया है उसी को आपको करना है। अब फिर है दृष्टि बाधित का मतलब कि जितने लोग अंधे रहेंगे ना, तो उनको ये करना है। क्योंकि जो अंधे लोग होते हैं, आंख से नहीं दिखाई देता है, तो उनको एक सहायक मिलता है जो कि लिख सके लेकिन अपने मन से नहीं कर सके। तो इसलिए अंधा व्यक्ति कहेगा, उससे पूछेगा वो आदमी कि बताओ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में हुआ था। ठीक ना, अब वो बताएगा कि नहीं गोरखपुर में हुआ था, अच्छा चौरी चौरा में हुआ था, तो बताएगा, तो यहाँ लिखेगा वो। तो खाली लिखना होता है, भरना नहीं होता है। आदमी लिख देता है, 1 नंबर उसको मिल जाता है। ठीक ना, तो ये आपको नहीं करना है, आपको खाली ऊपर वाला करना है। इसी तरह का उसमें नीचे वाले भी देगा, तब उसको देखेंगे। तो आगे दिया है, आप सीधे जाएंगे, फिर मानचित्र कार्य में प्रश्न संख्या 10 लिखेंगे। या तो 10 दिया रहेगा, नहीं तो उसी का ख दिया रहता है, 9वें का ख देगा। दोनों तरह का विकल्प देता है। अगर 10वां करके देता है तो ठीक है। तो 10वां में से फिर क्या करेंगे, इसमें से एक करेंगे, भूगोले वाला, ये भी होता है। अब अगर 10वां में से चुन रहे हैं, मान लीजिए कि इस नक्शे को हम नीचे कर लेते हैं, कहाँ कर लेते हैं, और थोड़ा नीचे कर देते हैं, ताकि यहाँ से दिखाई भी देता रहेगा। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 5वां तक है ना। और नक्शा भी हमारा काम चल जाएगा, दोनों देख लेंगे। तो
निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। अब इसमें चिन्ह दिखाना होता है, इस तरह से दे देगा। अच्छा है, मन करेगा तो ऐसे ऐसे करके खांच के दे देगा। कह दे कि इस तरह के चिन्ह से आप क्या करो, पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान को बताइए। क्या करना है, पश्चिम बंगाल के एक उद्यान को बताना है। पश्चिम बंगाल तू जानता पड़ा कहाँ बा, तो पश्चिम बंगाल कहाँ है, पश्चिम बंगाल है कलकत्ता वाले क्षेत्र में। यहाँ देख रहे हैं ना, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। तो इसमें कहता है कि कोई उद्यान बता दीजिए, तो आप जान ही रहे हैं कि सुंदरबन डेल्टा पर बहुत बड़ा उद्यान है। तो सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ से गंगा नदी जाती है, दोनों की सम्मिलित धारा आकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहीं पर मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पर बना देंगे और यहाँ लिख देंगे कि यह क्या है, ऐसे खाली इस पर चित्र बना दीजिए, ठीक ना। अब इसका उत्तर देने के लिए आप क्या करेंगे, उसी तरह से यहाँ पर चिन्हित कर देंगे, वर्ग बनाएंगे। इसको हरा रंग से अगर है तो हरा रंग से, अगर चिन्हा खाचा है तो चिन्हा खाचा, जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे। यहाँ भी वैसा ही बना देंगे, तो चिन्ह जाएगा कि पहचान जाएगा कि नहीं यह क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पर लिख देंगे कि सुंदरबन डेल्टा, हो गया ना। अब यहाँ पर लिख दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यह पहला हो गया, तो क्या हो गया 10 का फर्स्ट हो गया। अगर यहाँ प्रश्न संख्या 10 दाग देते हैं, प्रश्न संख्या 10, तो ये 10 लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, खाली फर्स्ट सेकंड लिखते जाइए, ठीक ना। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ना कि नर्मदा नदी पर बना बांध। तो आप जानते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ है, अमरकंटक से बह करके आती है, ऐसे आकर के इसमें क्या हम यहाँ खड बनाती है, ठीक ना। तो आकर के यहाँ पर गिरती है अरब सागर में, ये अरब सागर है, तो अरब सागर में गिरती है, ठीक। तो अब इस पर क्या बना हुआ है, तो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। यहाँ पर यहाँ लिख देंगे कि सरदार सरोवर बांध, चाहे यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे सरदार सरोवर बांध, देंगे सरदार सरोवर बांध, हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर लिख देंगे दूसरा भाग, दूसरा भाग अब किस चिन्ह से, चिन्ह जो कह रहा है सो लगाएंगे। इसका चिन्ह कैसा कर रहे हैं, जादू मंत्र कर रहा है, तो आप भी इसको क्या कर देंगे, नदी नहीं बनाना है, यहाँ पर खाली आपको सरदार सरोवर बांध लिख देना है। ये देख रहे हैं ना, जैसे ही कहेगा वही करेंगे। तो यहाँ पर बना देंगे सरदार सरोवर बांध, टेढ़ कहेगा तो टेढ़ लिख देंगे, सरदार सरोवर बांध है, यहाँ लिख देंगे सरदार सरोवर बांध है, ये हो जाएगा ना, सरदार सरोवर बांध आपका हो, ठीक है। आगे देखेंगे, तो नर्मदा नदी पर बना सर्वो बांध बनाना है, तो नर्मदा नदी भी बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे क्या कर देंगे, डाट 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 कर दीजिए, अच्छा खींची खींची दीजिए, यहाँ ले मिला दीजिए, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। अच्छा इसको काली पेन से खींच दीजिए, इसको लाल हरी पेन से खींच दीजिए, लाल मत लगाइएगा। क्या करेंगे, हरी पेन से, तो उससे पता चल जाएगा कि ये क्या है आपका, और वही हरी पेन का प्रयोग यहाँ भी कर देंगे, ठीक है। और काली अगर दिया है तो काली पेन से कर देंगे। आगे देखेंगे, महानदी चिन्ह इसके द्वारा नाम सहित लिखना है। तो महानदी देखो कहाँ है, तो महानदी यहाँ से चलती है, और महानदी यहाँ से चलते हुए यहाँ पर उड़ीसा में आके क्या करती है, मिलती है। यहाँ पर बहुत बड़ी महानदी है, इसी पर हीराकुंड बांध है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह महानदी है, क्या है, महानदी है। और यहाँ पर देख देंगे जो चित्र कहा था ना, तो ऐसे कर दोगे, ये महानदी आ रही है, तो यह क्या हो गई, महानदी। अब एक ही विकल्प दोनों जगह दिया है, ऐसा नहीं होता है, एक आध का मुंह ऐसे कर देगा, नदियों का मुंह क्या कर देता है, ऐसे कर देता है। तो यहाँ पर लिख देंगे महानदी, क्या होगा, महानदी हो जाएगा, विकल्प संख्या तीसरा हो गया। चौथा देखो क्या कह रहा है, चौथा में कह रहा है कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र लिख दीजिए, इसको डेल्टा से दिखाइए, डेल्टा मान त्रिभुज ना। तो ये आप देख रहे हैं क्या है, छत्तीसगढ़ है, और ये क्या है, झारखंड है, और यह क्या है, बिहार है। और इसी में कह रहा है ना, जिससे कर्क रेखा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, जाते हैं ना कर्क रेखा, और कर्क रेखा यहाँ से बिल्कुल रांची से होकर के जाती है, तो रांची के पास में चाहे बोकारो लिख दो, ठीक ना, और चाहे झरिया लिख दो, धनबाद लिख दो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही दिखाना है, तो यहाँ त्रिभुज लिख दीजिए, और इसको लिख दीजिए कि यह झरिया है, क्या है, झरिया, ठीक। यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ लिख देंगे डेल्टा बना देंगे, और लिख देगा कि यह डेल्टा ही क्या है, झरिया है। इस तरह से एक नंबर आपका गेन हो जाएगा।
अंतिम इसमें क्या दे रहा है, कह रहे कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन को गोला चित्र से बनाइए, वृत्त से बताना है ना। तो पूर्वी तट पर स्थित एक पतन, तो पतन तो यहाँ पर मद्रास भी है, और यहाँ पर चले आए तो विशाखापट्टनम सबसे गहरा है, अप्राकृतिक भी है, तो इसको क्या लिख देंगे, यह विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम हो गया, ठीक ना। तो विशाखापट्टनम यहाँ लगा देंगे, कहाँ लिख देंगे, यहाँ पांचवा लिख देंगे, यह क्या है, विशाखापट्टनम है ना, विशाखापट्टनम हो, मद्रास भी लिख सकते हैं या विशाखापट्टनम भी लिख सकते हैं। इस बंगाल की खाड़ी में पूर्वी, ये पूर्वी पट्टी कहलाती है और ये पश्चिमी है। पर आए कि पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम लगा दीजिए, हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, नदी में से तो एक ही करेगा। अगर यही मान लीजिए कि तापी नदी होता तो इस नर्मदा के ठीक नीचे में बहती है, अगर तापी है तो ऐसे लिख देंगे, ठीक ना, ठीक नीचे में बहती है। अगर पूछेगा कि कृष्णा नदी बता दीजिए, तो कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से आके इसमें बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। और कहेगा कि अगर कावेरी बता दीजिए, क्या बताना है, कावेरी, वैसे कावेरी हो जाएगा। अगर पूछ दे कि पूछ दे कि अर्जुन, कृष्णार्जुन, ठीक ना, अगर क्या पूछ दे कि कृष्णा नदी बताइए, तो कृष्णा नदी आप बना देंगे, ठीक ना। और इस पर बांध है कृष्णार्जुन, ठीक ना, तो उसका वर्णन होगा तो इसी पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गई, ये कृष्णा नदी हो गई और यह कावेरी हो गई। अगर कावेरी पूछ दे, तो खूब पूछता है ये। अच्छा, अगर कह दे कि खाली दक्षिण भारत की कोई नदी बता दीजिए, तो चाहे कावेरी लिख दीजिए और चाहे यहाँ कृष्णा लिख दीजिए, कौन एक ही बताना है। तापी रहेगा तो यहाँ, अगर महानदी है तो यहाँ हो गई, अगर पूछता है कि नर्मदा बता दीजिए तो यहाँ पर पूछ देगा कि पेरियार बता दीजिए, केरल में बहने वाली, तो यहाँ पर पेरियार हो जाएगी, ठीक ना। तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, ज़्यादा कृष्णा कावेरी और तापी नदी को कभी पूछता है, कभी जैसे पिछली बार पूछा था तापी नदी को, नर्मदा भी पूछ सकता है, तो ये नदियों को पूछेगा। कभी कभी तो इतना ही दे के छोड़ देता है कि दक्षिणी भारत की कोई नदी बना दीजिए, तो चाहे पेरियार दिखा दो, चाहे कावेरी कर दो, चाहे कृष्णा करो, ये आधा से कर्क रेखा से नीचे वाला दक्षिणी भारत कहलाता ही है। तापी बनाओ चाहे जवान मिलकर टू बनाओ, तो एक बना दोगे ना, तो इस तरह से आपको नंबर गेन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है, तब जाकर के इस पर नंबर मिलता है, थोड़ा दिमाग से काम लेना है। कभी कभी पर्वत बनाने के लिए दे देता है, ठीक ना, तो पर्वत दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा, तो पर्वत अगर बनाने के लिए आपको दे दे तो पर्वत कैसे बना देंगे, तो 3 ही 4 पर्वत अक्सर पूछता है, वैसे तो बहुत पर्वत हैं, लेकिन पश्चिमी घाट का पर्वत अगर पूछ दे, पश्चिमी घाट के जो पर्वत है ना, वो ऐसे बने हुए हैं, देख रहे हैं, पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं वे बने हुए हैं आपका, ये पश्चिमी घाट के पर्वत हैं। यहाँ पर आता है थाल घाट, भोर घाट, इस पर पड़ते हैं, ये दर्रे पड़ते हैं, और ये इसी में थोड़ा सा दर्रा क्या कहलाता है, इन पहाड़ियों के बीच में थोड़ा सा आने जाने के लिए पतरा सकरा आस्था रास्ता रहता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को दर्रा कहते हैं। थाल घाट, भोर घाट इस पर आता है ना, और पाल घाट, 3 घाट दर्रे हैं। और कह रहा है कि ये पहाड़ी हो गई। पूर्वी घाट का पूछेगा तो पूर्वी घाट की ये पहाड़ियां हैं, बिल्कुल इसमें पड़ी हुई हैं, ठीक ना। अगर आपसे पूछता है, ज्यादा जानते हैं क्या पूछता है, अरावली पूछता है, तो अरावली यहाँ पर गुजरात के कुछ भाग से शुरू होती है और ऐसे जाती है, दिल्ली तक जाती है, ये दिल्ली तक जा करके, और यही अरावली पर्वत यहाँ पर थार का मरुस्थल का निर्माण करती है, क्योंकि इधर से पानी जब जाता है मानसून में तो जाने ही नहीं देता है। यहाँ 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होता है, इस वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है। ये क्या हो गया है आपका, अगर कहेगा कि अरावली पर्वत बनाइए, तो यहाँ अरावली पर्वत बना दे, देख रहे हैं। और फिर अगर विंध्याचल कह दिया तो ऐसे बना देंगे, विंध्याचल पर्वत हो गया, ये क्या हो गया, विंध्याचल हो गया, ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियां बनाने के लिए कह देता है, ठीक ना। इसी तरह से फिर क्या कह देगा, मैकाल पर्वत बनाने के लिए कह देगा, ये मैकाल है, ठीक ना। तो इस तरह से आप बता देंगे। तो फिर खासी जयंतिया पहाड़ी बनाने के लिए कह दे रहा है, तो खासी जयंतिया इधर होती हैं, तो यहाँ पर खासी हिमालय के पर्वत की निचली श्रेणी है, इसको खासी जयंतियाँ कहते हैं, ठीक ना। ये नीचे यहाँ पर खासी जाति वगैरह रहती हैं, वहीं पर वह श्रेणी बनी हुई है। तो इस तरह के इससे संबंधित प्रश्न पूछता है, इस पर्वत वगैरह अगर पूछता है तो इसको दिखा देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आज यह अध्याय यहीं संपन्न होती है।
और इस तरह से हमको लग रहा है कि एक बार देख लेंगे तो आप जरूर ही बढ़िया से बढ़िया लिख करके आएंगे, बिल्कुल प्रश्न छोड़ेंगे नहीं और हर प्रश्नों को करेंगे और आप अच्छा से अच्छा अंक गेन करेंगे। इसी के साथ बहुत शुभकामनाओं के साथ अपने कक्षा को हम यहाँ का क्या करते हैं, कक्षा को संपन्न करते हैं।